यस वेलकम सीएमए स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सीएमए हाइट्स चैनल पर। आज जो ये क्लास डिस्कस कर रहे हैं ये आपके पेपर नंबर 15 जो कि स्ट्रेटजी कॉस्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग के नाम से है, फाइनल लेवल पे ग्रुप थर्ड का पेपर है। और हम जो आज इसकी क्लास ले रहे हैं उस क्लास का नंबर क्या है? इस क्लास का नंबर है 57। ठीक है, 5757। तो ये 57 इस नोट्स को फॉलो करते हुए आ रहा है। ठीक है, जो स्टूडेंट हमारे चैनल पे देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं। तो हम आपके स्टडी नोट 4 पे काम कर रहे थे। अब स्टडी नोट 4 पे व्हाट वी हैव टू डिस्कस नाउ व्हिच इज 4.4 इज द लास्ट टॉपिक एंड नेम इज बेंच मार्किंग। बहुत ही सिंपल सरल और इट इज अ वेरी सिंपल थिंग। तो चलो ये करते हैं। हालांकि ये भी एक थ्योरेटिकल टाइप का टॉपिक है, बट इट इज possible that examiner may ask this concept in short notes or in some 2 marks question, 3 mark question in conjunction with the some numerical. So it is advisable to read each and every concept, and my effort shall be in that way to not to give any least importance to any topic। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। 4.4 बेंच मार्किंग। तो देखो, बेंच मार्किंग अगर आप समझें तो क्या है, सिंपल एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट टूल या टेक्निक है जिसमें हम अपने को नापते हैं, अपने को तौलते हैं, अपने को समझने की कोशिश करते हैं कि वेयर वी आर। तो व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट द बेंचमार्क, इट इज ए मेथड ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, ये क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयर करते हैं। और कंपेयर करते हैं इसका मतलब क्या है? कंपेयर किस लिए करेंगे? परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के लिए मतलब कि हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग, वेयर वी आर, व्हाट इज अवर स्टैंडर्ड, व्हाट आवर peers आर डूइंग। तो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स इज एड्रेस बाय द बेंचमार्किंग। तो अगर आप इनको ही भी समझे तो द प्रैक्टिस ऑफ सेटिंग टारगेट यूजिंग द एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन इज नाउन एज द बेंचमार्किंग। तो इन्होंने जो बताया कि यू हैव टू जज योर परफॉर्मेंस, कि अपने आपने टारगेट सेट किए और उससे अपने आप को कंपेयर किया। ठीक है, तो बेंचमार्किंग क्या है कि आप एक पहले अपने आप को देखना चाहते हैं। और बेंचमार्क किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे क्या करते हैं, सबसे पहले फॉर एग्जांपल आप डिपार्टमेंट्स हैं आपकी कंपनी के 1 2 3 4 हैं, इस तरह के डिपार्टमेंट है कंपनी में। इनकी आपस में कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, या जैसे कोई कॉर्पोरेट्स हैं, बिग कॉर्पोरेट्स हैं, उनके पास कुछ एसबीयूज हैं। ठीक है, उनकी बिजनेस यूनिट है। मान ले बिजनेस यूनिट 1 है, बिजनेस यूनिट ये 2 है, ये एक बिजनेस यूनिट है, राइट। इस तरह की बहुत सारी बिजनेस यूनिट हो सकती हैं, हैं? तो उनकी परफॉर्मेंस को हम एक दूसरे से कंपेयर करते हैं और उसमें से क्या करते हैं कि जो बेस्ट इंटर्म, मान लो जी ये वाली बिजनेस यूनिट जो है ये कॉस्ट पे बहुत अच्छा काम करती है, तो हम क्या करेंगे, इसकी कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे कि भाई बाकियों को इसके साथ मैच करना है। ठीक है, तो इट द कॉस्ट मैनेजमेंट ऑफ दिस यूनिट विल बिकम द स्टैंडर्ड, जिसकी ये यहाँ बात कर रहा है। ठीक है, कि हम एक स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक को किसी को स्टैंडर्ड मान सकते हैं। और सिंपल एग्जांपल पे में समझना है, जैसे आपकी क्लास है एक। ठीक है, आप स्कूल में पढ़े होंगे, तो आपकी क्लास में कुछ बच्चे होंगे जो बहुत अच्छा करते होंगे। तो उसमें से किसी पर्टिकुलर एक की परफॉर्मेंस को आप किसी नंबर 1 पे जो आपका बंदा आ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, उसके जो मार्क्स आ रहे हैं उसको परफॉर्मेंस के लिए आप मेजर कर सकते हैं, दूसरों को एक टारगेट दे सकते हैं, तो उसको आप स्टैंडर्ड मान लेंगे। ऐसे ही कंपनी लेवल पे भी हो सकता है, ये इंटरनल सिस्टम में भी हो सकता है। अच्छा, एक क्या हो सकता है, मान लीजिए 2 कंपनी हैं। अब ये तो इंटर डिपार्टमेंट भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। और जैसे मान लीजिए आपकी कंपनी मान लो
ये कंपनी आपकी 1 है और ये कंपनी 2 है, ठीक है, कंपनी 2 है। अब कंपनी 1 जो है, मान लीजिए परफॉर्मिंग बेटर, और यू से नॉट बेटर, यू से दिस इज द परफॉर्मिंग बेस्ट इन देयर कैटेगरी। फॉर एग्जांपल ये कंपनी जो है, दोनों कंपनी क्या करती हैं, ये किसी, फॉर एग्जांपल आप मान लो कि ये एफएमसीजी में काम करती हैं, ठीक है, एफएमसीजी में काम करती हैं। फास्ट कंज्यूमर जो है, जो गुड है, एफएमसीजी जो होते हैं आपके नॉर्मल, जैसे और बहुत सारी कंपनी है, नाम नहीं लेंगे किसी का, तो इसमें फास्ट कंज्यूमिंग मूवल जो कंज्यूम करते हैं, ये जो नॉर्मल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, उस तरह की कंपनी इसमें कवर होती हैं। तो अगर ये कंपनी 1 इज डूइंग बेस्ट इन दिस सेगमेंट, तो कंपनी 2 में कंसीडर or to may set as a parameter for their self as a standard to in fact improve the performance। तो इस तरह से आप बेंचमार्किंग करते हैं। तो बेंचमार्किंग इन शॉर्ट इज मेथड ऑफ कंपैरिजन, जनरली वी यूज एज एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन फॉर प्रैक्टिसिंग। तो ये बेसिक एक काम होता है बेंचमार्किंग का। तो बेंचमार्किंग के जैसे आपके एक किसी भी काम के लिए करने की कुछ स्टेप होंगे। तो बेंचमार्किंग में हमने पहले तो ये समझ लिया कि हम कंपेयर करेंगे, परफॉर्मेंस को अपनी पहले जानेंगे, फिर परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करेंगे किसी स्टैंडर्ड के साथ, ठीक है। स्टैंडर्ड क्या होगा, वो इंटरनल स्टैंडर्ड भी हो सकता है, वो एक्सटर्नल स्टैंडर्ड भी हो सकता है। तो जैसे किसी, अब बेंचमार्किंग को अगर ये कहें कि बेंचमार्किंग में भी ए प्रॉब्लम, राइट, तो बेंचमार्किंग में भी है, सपोज एक प्रॉब्लम है आपके लिए बेंचमार्किंग। तो सबसे पहला क्या होगा, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले तरीका होगा कि नो द प्रॉब्लम। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए नो द प्रॉब्लम। मतलब सपोज आप बेंचमार्किंग क्यों करते हैं, हम चाहते हैं परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, परफॉर्मेंस को अपनी इंप्रूव करना, ठीक है। अब परफॉर्मेंस इंप्रूव क्या है, ये भी रिलेटिव टर्म है, इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं। अब अगर हम किसी अपने सेगमेंट में, हम अगर किसी कंपनी से पीछे हैं, तो हम उसके बराबर उसको उसको बीट करना चाहेंगे या उसके पास आना चाहेंगे। अगर हम ऑलरेडी आगे हैं तो हम अपनी सुपीरियरिटी मेंटेन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, नो द प्रॉब्लम, कि हमें बेंचमार्किंग में क्या करना है। तो ये कहना है कि पहले आप अपनी प्रेजेंट पोजीशन को देखो, ठीक है, यू नो व्हाट एग्जैक्टली वेयर यू आर, आप कहाँ हैं। तो उसके लिए आपको वो प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल हमें जैसे मान लीजिए हमें बॉटम लाइन पे काम करना है, ठीक है, बॉटम लाइन पे काम करना है। बॉटम लाइन का क्या मतलब है, हमें अपनी कॉस्ट को क्या करना है, डिक्रीज करना है, और प्रॉफिट को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो हम फॉर एग्जाम्पल जो बेस्ट कॉस्ट प्रैक्टिस वहां पे लगा रहे होंगे दूसरे इंडस्ट्री के जो हमारे काम करने वाले जो लोग हैं, हम उनको अडॉप्ट करेंगे। और इवन अगर हम उनसे हम एक अपने आप में लेवल पे हैं तो हम उसको बेटर करेंगे। तो वो आपको क्या प्रोवाइड करेगा कि पहले आपने, मैंने कहा ये हमारा टारगेट हो सकता है, पहले नो हमें हमें ये करना है कि बॉटम लाइन इंप्रूव करनी है। तो जिससे हमें क्या मिलेगा कि बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट मिल जाएगा, ठीक है, जिससे हम अपनी परफॉर्मेंस को मैनेज करेंगे। और ये तो सब छोटी छोटी बातें लिखी हैं कि की एरियाज में हम इंप्रूवमेंट करते हैं, जैसे हम रेवेन्यू के टर्म में कर सकते हैं, हम बेटर ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस के टर्म में कर सकते हैं। तो इट इज नॉट ए समथिंग दैट द मॉनिटरी पैरामीटर शुड ओनली बी बेंचमार्क, इट इज समथिंग द सोशल प्रैक्टिसेस, it is something that may be the non monetary kind of thing, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं, और आपकी सोशल वैल्यूज हैं, आपके कंपनी कल्चर्स हैं, ठीक है, तो उनको भी बेंचमार्क किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप केवल नंबर्स में, रेवेन्यू नंबर्स में ही या फाइनेंशियल पैरामीटर्स में ही बेंचमार्क कर सकते हैं। यू कैन बेंचमार्क इन एनी काइंड ऑफ कंपनी। क्या है, अपनी जो एट्रिशन रेट होती है, जहाँ पे लोग एक लॉन्ग टर्म तक स्टे करते हैं, वो भी एक बेंचमार्क हो सकता है किसी कंपनी के लिए, ये भी बेंचमार्क हो सकता है। तो वो उसमें इंप्रूव करना चाहती है। गुड ह्यूमन रिलेशन है आपके, ठीक है, एम्प्लॉय एंगेजमेंट का लेवल भी हो सकता है। तो दीज आर द थिंग्स। तो इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बातें किताब में शायद है या नहीं है, बट मैं आपसे सिंपल ये कह रहा हूँ कि बेंचमार्किंग में हम ऐसा नहीं कि फाइनेंशियल पैरामीटर ही लेंगे,
ऐसा नहीं है बिल्कुल। फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। जैसे एम्प्लॉय का मोरल सपोर्ट्स क्या है, एम्प्लॉय का एंगेजमेंट लेवल क्या है, ठीक है, एम्प्लॉय का रिटेंशन लेवल क्या है, तो ये सब बेंच मार्किंग हो सकते हैं। अब बेंच मार्किंग का इन्होंने बताया कि टाइप ऑफ बेंच मार्किंग कैसे हो सकती है। तो पहले तो हम ये बेंच मार्किंग का ये लाइन पढ़ लेते हैं, इन्होंने क्या लिखा हुआ है। बेंचमार्क इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एनलिस्टिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब ये बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ भी हो सकती है। इन द वर्ड ऑफ द प्रोसेस गुड्स एंड प्रोसेस गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव लीडिंग टू द वर्ल्ड क्लास लेवल अचीवमेंट। मतलब यू वांट टू बिकम द सुपीरियर। तो सुपीरियर तो वो बनेंगे जो किसी लेवल पे हैं, और जो नीचे है वो अपने से अच्छे को बेंचमार्क मान के उसके साथ मैच करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि बेंचमार्किंग कैसे हो सकती है, तो इसके कुछ इन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ बेंचमार्किंग बताए हैं। ये मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, और प्रोबेबली आई विल ट्राई टू रेंडर द लाइव एंड प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे इन्होंने कहा कि प्रोडक्ट की बेंचमार्किंग या रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? रिवर्स माने होता है उल्टा, और इंजीनियरिंग तो आप जानते हैं कि किसी चीज को हाउ टू मेक दैट। तो रिवर्स इंजीनियरिंग, फॉरवर्ड इंजीनियरिंग क्या होती है? फॉरवर्ड इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं कि चीज को स्टडी करते हैं, फिर उस पर काम करते हैं, और फिर उसको बनाते हैं, ठीक है, मतलब यू मैन्युफैक्चर। अब इसमें क्या करते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग उसका उल्टा हो जाएगी कि जो बना बनाया एक गुड्स है, मान लो हमें हमें कुछ, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको डिसइंटीग्रेट करते हैं, डिसइंटीग्रेट, ठीक है, डिसइंटीग्रेट करते हैं। डिसइंटीग्रेट मतलब उसको पूरा खोल लेते हैं, और फिर हम उसका कंपोनेंट वाइज एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट जो हो वो किसका होगा, हमारे हमारे कॉम्पिटिटर का होगा, ठीक है, कॉम्पिटिटर का होगा। ये कई बार नो हाउ के लिए भी करते हैं ऐसा, कि जो हमारे जो कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, हम उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं मार्केट से, और उसको फिर उसको पूरा खोल देते हैं, पूरा उधेड़ते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वही उसने कैसे काम किया हो, वैसे हम फिर उसको सीखते हैं कि हाउ आवर कंपटीटर इज मेकिंग दैट प्रोडक्ट। तो दिस इज कॉल्ड द रिवर्स इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट बेंचमार्किंग। तो ये शुरू में होती थी, जैसे एवरी ऑर्गेनाइजेशन बाइट रेवल प्रोडक्ट, मतलब कंपटीटर के प्रोडक्ट, जो मैंने यहाँ लिखा, मैं इनकी लैंग्वेज तो पढ़ा भी नहीं अभी, एंड टीयर डाउन टू फाइंड आउट हाउ फीचर एंड परफॉर्मेंस एक्सेट्रा कंपेयर विद इट प्रोडक्ट्स। मतलब वो कैसे काम कर रहा है, उसने कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है, उसने क्या कंपोनेंट्स यूज किए हैं, तो उनको हम एग्जामिन करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, और क्या करते हैं, ये हमारे लिए इम्प्रूवमेंट का एक स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे आप जैसे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप स्टूडेंट ए हैं और दूसरा स्टूडेंट बी है। अब ये स्टूडेंट ए के नंबर बहुत अच्छे आते हैं, तो आप इसको कैसे स्टडी करेंगे कि भाई इसको देखते हैं ये कितना पढ़ता है, ये कहाँ पढ़ता है, ये कोचिंग कहाँ लेता है, कौन सी बुक पढ़ता है, ये सब आप ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। देखिए, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ऐसा जरूरी नहीं कि आप कॉम्प्लेक्स ही एग्जांपल लें। यू टेक द सिंपल एग्जांपल। सिंपली जितना सिंपल रखेंगे अपनी स्टडी को, जितना आप बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजों में जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे चीजों को, और आपके हमेशा याद रहेंगी। और बाकी दूसरा एक रट्टाफिकेशन है, वो भी आप कर सकते हैं, इट इज योर चॉइस। तो रिवर्स इंजीनियरिंग ऑलरेडी आई हैव कवर्ड। नाउ द कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग। यहाँ हमने क्या किया था, प्रोडक्ट को ले लिया था अपने, जो जो आपका हमारा कॉम्पिटिटर था, हमने उसको डिसइंटीग्रेट किया था, और हमने फिर उसको स्टडी करने के बाद हमने फिर देखा था कि हमारा प्रोडक्ट हमें कैसे काम करना चाहिए, उसके बराबर आने के लिए या उससे अच्छा होने के लिए। और कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग कैसी होती है? बेंचमार्किंग जैसे आपका जो आपके कॉम्पिटिटर क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटर कैसा कर रहे हैं, उनको उसके बेस पे हम एक बेसिस बनाते हैं बेंचमार्क करने का। तो दिस प्रोसेस इज सुटेबल फॉर द मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर। जैसे मैंने कहा कि फाइनेंशियली पैरामीटर नहीं होते, देखो आ गया ना अपने आप, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर भी कंपेयर होते हैं। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो दूसरे हम इन बेसिस पे एक अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हैं, ठीक है, कि हम मार्केटिंग प्रैक्टिस की बेंचमार्किंग करें, या फाइनेंस प्रैक्टिस की बेंचमार्किंग करें, एचआर प्रैक्टिसेस की बेंचमार्किंग करें। फाइनेंस के लिए जैसे कहीं पे फॉर एग्जांपल कहीं पे मैनुअल काम हो रहा है,
और कहीं पे बेसिकली ईआरपी के थ्रू काम हो रहा है। तो जो कंपनी ईआरपी नहीं लगा रही वो जो अपने आप को कंपेयर कर सकती है जो ईआरपी लगा रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर अपने फाइनेंस फंक्शन को वो देखना चाहती है तो कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे कि भाई मेरे यहाँ अकाउंटेंट कितने बैठे हुए हैं, मान लो 10 हैं, और जो मेरा कंपटीटर है सेम सेम लेवल पे कितने से काम चला रहा है, 5 से काम चला रहा है। फिर ये कैसे चला पा रहा है, ये ईआरपी यूज करता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, मैं रजिस्टर में लिखता हूँ, बुक एंट्री बनाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह के आप बेंचमार्किंग कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव बेस हो गया इसका कि कॉम्पिटिटिव बेंचमार्किंग आप करते हैं। प्रोसेस की बेंचमार्किंग, जो प्रोसेस वो अडॉप्ट कर रहे हैं उस प्रोसेस को फिर आप डिस्क्रीट परफॉर्मेंस अपनी देखना चाहते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली you want to benchmark the process, मतलब you want to do the something, it is something that the basis or the what exactly I should speak it, the बेसिकली कि किस चीज पे काम करना है, हमारे पैरामीटर्स क्या रहेंगे। तो अब इसको पढ़ो कि मेजरिंग द डिस्क्रीट परफॉर्मेंस एंड फंक्शनैलिटी अगेंस्ट द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो किस तरह से प्रोसेस को मैनेज करते हैं अपने, अब हमारा कंपटीटर कैसे मैनेज करता है, उसके प्रोसेस किस तरह से हैं, वो परफॉर्मेंस किस तरह से डिलीवर करते हैं, ठीक है, उनकी डिलीवरी कितनी अच्छी है, सप्लाई चेन कैसा है उनका। सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप समझते होंगे कि पूरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए सप्लाई चेन आप जानते हैं कैसे काम करता है। सप्लाई चेन में एक छोटे से एग्जांपल से आप सबको बता देता हूँ। मान लीजिए एक गाड़ी बनती है, अब इस गाड़ी में मैंने शायद एक बताया भी होगा पहले कभी। अब इस गाड़ी में मान लीजिए यहाँ ये टायर लगते हैं, ठीक है, यहाँ एक ये एक स्टेयरिंग लगता है इस तरह का, ठीक है, यहाँ लाइटें लगती हैं, ठीक है, यहाँ सीट लगती होंगी इस तरह की, और यहाँ ऐसे इस तरह का कुछ शीशा टाइप का लगता होगा, ठीक है, और क्या बताऊं मैं, और भी कुछ लगता होगा। तो एनीवे मैं सिंपल ये कहना चाह रहा हूँ कि इसके जो सारे प्रोडक्ट हैं, यहाँ तो ये मेन इंजन है, मान लो ये क्या है, इंजन। अब जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग करती हैं कंपनियां, इंजन अलग कोई कोई मैन्युफैक्चर करता है, टायर कोई मैन्युफैक्चर करता है, सीट कोई और बना रहा है। तो पर्टिकुलरली जब गाड़ी अब आपकी चेन में चल रही है, मतलब आपकी मैन्युफैक्चरिंग ऐसे इस लाइन में हो रही है, ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्क स्टेशन हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह के बहुत सारे वर्क स्टेशन होते हैं। तो पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पे फॉर एग्जांपल जैसे आपको 5 नंबर के पे जब आप आए तो आपको ये टायर अवेलेबल हो जाने चाहिए। तो एक गाड़ी जब यहाँ निकले तो आपके पास कितने टायर अवेलेबल होने चाहिए, 5 टायर अवेलेबल होने चाहिए। कितने, 5 टायर की होने चाहिए, 4 तो उसके और एक स्टेपनी का। एक स्टेयरिंग होना चाहिए, मान लो 6 नंबर में आप या 3 नंबर पे मान लो स्टेयरिंग लगाते हैं तो एक स्टेयरिंग होना चाहिए। यहाँ लाइट्स लगाते हैं 6 नंबर पे आके, तो हेडलाइट्स होनी चाहिए, बैकलाइट्स होनी चाहिए। तो ये चीजें पर्टिकुलर टाइम पे मिल जाए, तो अपने सप्लायर्स को, जो वेंडर्स हैं, उनको उस तरह से मैनेज करना कि हमें अपने ऑर्डर को फ्लो कराने में फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम ऑर्डर, और कई बार तो एडवांस में ऑर्डर मिलते हैं, कई बार क्या होता है हम मैन्युफैक्चर करते रहते हैं और सेल करते रहते हैं। तो वो पर्टिकुलर चीज हमें टाइम पे मिल जाए, तो इसको कहते हैं आप सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अब इन्होंने द बेस्ट प्रैक्टिस वुड बी द मुंबई डब्बा वाला। मुंबई डब्बा वाला क्या होते हैं, ये जो शायद ये खाना बनाते हैं, खाना सप्लाई करते हैं, जो मुंबई में लोग रहते होंगे वो जानते होंगे, ये मुंबई की में ये लोग खाना सप्लाई करते हैं, लंच वगैरह सप्लाई करते हैं। तो दे परफेक्टली मैनेज द थिंग्स कि कब किसको लंच चाहिए, कितना चाहिए, वो टाइमली पहुंचाते हैं, क्योंकि वहाँ ऑफिसेज वगैरह में ये बड़ी प्रिविलेंट प्रैक्टिस है, उनको मुंबई डब्बा वालाज कहते हैं, ठीक है। मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, पर इतना ही मुझे पता है। अब आपकी इंटरनल बेंचमार्किंग हो गई। इंटरनल बेंचमार्किंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपके जो डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आप जैसे डिपार्टमेंट आपका एक कंपनी ये है, ये कंपनी है आपकी, या मैं बिल्कुल बढ़िया से ही बनाता हूँ फिर, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें मान लीजिए आपके इसके 5 6 7 8 डिपार्टमेंट होंगे फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैं 4 ही बना दे 5 ही बना देता हूँ, चलो ना सुविधा के लिए। तो ये आपके डिपार्टमेंट हैं, ठीक है, ये डिपार्टमेंट है आपका। अब ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, ये डिपार्टमेंट क्या करते हैं, मान लीजिए अब आप इनकी बेंचमार्किंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इस डिपार्टमेंट की क्या है, इस डिपार्टमेंट में लोग मान लीजिए
टाइम जो है, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मतलब अटेंडेंस लोगों की बहुत अच्छी, लोग टाइमली आते हैं और बाकी डिपार्टमेंट में उतना टाइमली नहीं आते। तो आप इन डिपार्टमेंटों को कह सकते हैं कि भाई आप इनके हिसाब से आप एज ए रेफरेंस मान के इनको मैनेज करो, ठीक है, अपनी अटेंडेंस को, अपनी टाइम को मैनेज करो। या फॉर एग्जांपल जैसे इस डिपार्टमेंट का क्या है, इस डिपार्टमेंट की एनर्जी कॉस्ट बहुत कम है, ठीक है, ई एन ई, एक मिनट, ENERGY, एनर्जी कॉस्ट मान लो इसकी बहुत कम है, तो इस वाले डिपार्टमेंट की। तो आप बाकियों कह सकते हैं कि भाई इसके हिसाब से जितनी इसकी है आप भी उतना ही करो। तो दिस इज कॉल्ड द इंटरनल बेंचमार्किंग विद इन द डिपार्टमेंट ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन। तो दैट इज कॉल्ड द कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द सिमिलर बिजनेस यूनिट। या तो डिपार्टमेंट्स की, या जैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, कॉर्पोरेट एक जगह मैनेज होता है, तो वो भी ऐसा करती हैं। एक स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग होती है। स्ट्रेटजिक का मतलब सिंपल है, लॉन्ग टर्म विजन, आपके लॉन्ग टर्म की जो चीजें हैं, जैसे आप अपने इंस्टीट्यूट का भी आप स्ट्रेटजिक, आपका विजन, मिशन, वैल्यूज पढ़ी है आपने अपने इंस्टीट्यूट की, ICMAI जो है आपका, ICMAI की आप एक बार ना जाके आज विजन, ठीक है, मिशन और वैल्यूज, अगर वैल्यूज हैं तो आप देख के उसको एक बार पढ़िएगा, तो आपको कुछ स्ट्रेटजी समझ में आएगी कि स्ट्रेटजी क्या होती है। ये आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, किताबों में भी मिल जाएगी, बहुत जगह ये आपको मिल जाएगा। तो आप CMA की जो विजन, मिशन और वैल्यूज हैं, ये आप एक बार पढ़िएगा, तो आपको स्ट्रेटजिक चीजें समझ में आएंगी फिर कैसे होती। मैं क्यों कह रहा हूँ CMA के पढ़ने के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इस इंस्टीट्यूट के पार्ट हैं, आप समझेंगे कि वो आपको क्या बनाना चाहते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, हमारे लॉन्ग टर्म विजन क्या है इंस्टीट्यूट के। तो इट हेल्प टू डेवलप ए विजन ऑफ चेंज्ड ऑर्गेनाइजेशन, इट डेवलप कोर कॉम्पिटेंस एंड दैट हैव द सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो ये CMA जो अपना इंस्टीट्यूट है, ये भी कॉम्पिटिट करता है अपने सिस्टर इंस्टीट्यूट्स के साथ, ग्लोबल लेवल पे भी। अ, तो वो अपनी अपनी लॉन्ग टर्म्स के बेंचमार्किंग करते हैं। आपकी सिलेबस जो डिजाइन होती है, आपके सिलेबस में क्या पढ़ाना है, कितना % MCQ देना है, वो आपकी जो इंटरनेशनल प्रैक्टिस हैं, बेस्ट प्रैक्टिस हैं, उनको ध्यान में रखते हुए लाया जाता है। तो इंस्टीट्यूट अपना विजन बनाता है। तो ये स्ट्रेटजिक मतलब एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के जो विजन होते हैं, लॉन्ग टर्म के विजन, लॉन्ग टर्म के जो आपके प्लान है, उनको क्या कहते हैं, स्ट्रेटजिक। तो स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग क्या हुई कि बेंचमार्क जो हम बना रहे हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। फिर आपकी एक ग्लोबल बेंचमार्किंग होगी, ये थोड़ा सा और होगी कि आप अगर ग्लोबल लेवल पे अपने आप को पोजीशन करना चाहें, तो स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग का ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये तो लॉन्ग टर्म की है, लेकिन ये आपकी ग्लोबली, मतलब ज्योग्राफिकल बाउंड्री को ये रिगार्ड नहीं करती। तो अपने जो आपके ग्लोबल पार्टनर्स हैं, उनकी आप प्रैक्टिस को देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है कि फोर्ड कंपनी जो है USA की, वो अपने अकाउंट को, पेबल फंक्शन जो है उसको कंपेयर करती है मजदा जापान से। तो वो क्या पाते हैं कि उनका जो है found that the entire function by managed by 5% as against 500% in force Ford। तो अकाउंट का फंक्शन जो है, जो मजदा जापान में है, वो 5 लोग मैनेज कर रहे हैं और ये 500 लोग मैनेज कर रहे हैं। तो ये जरूर सीखेंगे इनसे कि भाई ऐसा वो क्या कर रहे हैं, हमें भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस इज कॉल्ड ग्लोबल बेंचमार्किंग, राइट। अब ये बेंच ट्रेंडिंग है, इसमें सिंपल एक लॉन्ग टर्म में आप एक लंबे टाइम तक एक ट्रेंड जनरेट करें, तो उसको बेंचमार्क ट्रेंडिंग कह लेंगे, ठीक है। तो आई थिंक इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अब ये बेंचमार्किंग के आपके जो हैं, अच्छा ये कुछ कुछ लिखा हुआ है, अच्छा, बेंचमार्किंग इज ए पावरफुल मैनेजमेंट टूल बिकॉज इट ओवरकम द पैराडिज्म ब्लाइंडनेस। पैराडिज्म ब्लाइंडनेस कैन बी समड अप द मोड ऑफ थिंकिंग। तो सिंपल मतलब आपको एक अंधेरे से उजारे में जाने की एक बात कर रहा है, फ्रॉम डार्कनेस टू एनलाइटमेंट की बात ये कर रहा है। बेंचमार्किंग opens organization to the new methods, ideas, tools to improve their effectiveness. It helps
crack through the resistance change to demonstrate by other method of the solving problem। तो इम्प्लाई भी कई बार रेजिस्टेंस कुछ पोज करते हैं कुछ चेंजेस को लाने के लिए। जैसे इंडिया में जब कंप्यूटर्स आए थे तो काफी उसकी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने उसको जो इम्प्लाई थे वो उसको यूज नहीं करना चाहते थे और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट रेजिस्टेंस जो था वो दिया था। तो ये बेंचमार्किंग मतलब आपको ये फायदे हैं, वो नए मेथड इवॉल्व करता है, नए आइडिया को जगह देता है, अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, एम्प्लॉय के रेजिस्टेंस भी कम हो जाते हैं नई चीजों को अडॉप्ट करने में। ठीक है, तो इस तरह के इसके फायदे हैं। अब ये बेंचमार्किंग को करने के क्या कैसे शुरू करें ये देखते हैं, कैसे कैसे इस पे काम करेंगे। बेंचमार्किंग तो हमने समझ लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैं कहता हूं कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका क्या है, यू फाइंड आउट व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम इज, आइडेंटिफाई अदर इंडस्ट्री दैट हैव द सिमिलर प्रोसेस। तो हमें सबसे पहले प्रॉब्लम हमने ढूंढ लिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि हम जैसा कौन काम कर रहा है, सिमिलर प्रोसेस कौन कर रहा है। आइडेंटिफाई ऑर्गेनाइजेशन दैट आर द लीडर इन दोज एरिया। जैसे मान लीजिए हम क्या बनाते हैं, हमारा प्रॉब्लम का एरिया क्या है, हमारा मान लीजिए मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है, मटेरियल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो हम देखेंगे कि और हम क्या काम बनाते हैं, मान लो सीमेंट बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, सीमेंट बनाते हैं। तो हम देखेंगे कि भाई सिमिलर प्रोसेस कौन कौन बनाता है, हमारे सीमेंट जैसा और कौन कौन बना रहे हैं उनको हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे सबसे अच्छा इस सीमेंट इंडस्ट्री में लीडर कौन है सीमेंट इंडस्ट्री में लीडर कौन है, वो क्या प्रैक्टिस फॉलो करता है। फिर हमने उसको देखेंगे, सर्वे द कंपनी एंड मेजर उनकी प्रैक्टिस वगैरह जानेंगे, सर्वे करेंगे। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होंगी उनको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, और इम्प्लीमेंट करेंगे न्यू एंड इम्प्रूव प्रोसेस, अपनी इम्प्रूव प्रैक्टिसेस एंड प्रोसेस अपने लिए। तो जिससे ये बेसिकली एक तरह से आपका बेंचमार्किंग है। तो अगर इसको मोटे तौर पे देखें तो ये 3 सेगमेंट में बटा है। 3 सेगमेंट कौन से हैं, सबसे पहला सेगमेंट है क्या, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दिस इज द योर वर्ड एग्जैक्टली जहां से आपका शुरू होगा। फिर ये आपका ये इनपुट हो गया, ये आपका पूरा प्रोसेस है, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको इंप्लीमेंट करके इसकी आउटपुट चेक करेंगे, परफॉर्मेंस मेजर करेंगे अपनी। तो ठीक है, ये आपकी स्टेजेस हैं बेंचमार्किंग के। तो बेंचमार्किंग प्रोसेस में क्या क्या स्टेजेस हैं, सबसे पहले आप प्लान करो, प्लान में आपका वही आएगा डिटर्मिनेशन ऑफ द बेंचमार्किंग गोल स्टेटमेंट। सबसे पहले आप अपना गोल स्टेटमेंट जनरेट करेंगे, बेस्ट परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, अपनी एक टीम को डिफाइन करेंगे, टीम को आइडेंटिफाई करेंगे, और रिलेवेंट बेंचमार्किंग मेजरमेंट क्या होंगे उनको हम देखेंगे। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हम इनिशियल लेवल पे प्लान करेंगे कि हम बेंचमार्किंग को कैसे कैसे लाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा क्या स्टेटमेंट है, हमें क्या करना है, हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है, सॉरी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होंगी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट हमारी टीम कैसे बनेगी, कौन कौन लोग उस पर काम करेंगे, और हमारे उनको अपनी परफॉर्मेंस को मेजर करने के क्या पैरामीटर्स होंगे। जब ये हम डिफाइन कर लेंगे तो हम डाटा कलेक्ट करेंगे अपने जो कंपटीटर्स हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस वाली इंडस्ट्रीज हैं उनका। फिर इस डाटा को एनालाइज करेंगे, फिर एक फॉर्मुलेशन करेंगे, एक आप जो है अपने इम्प्लीमेंटेशन करेंगे जो हमने यहाँ पाया, और फिर देखेंगे कि हमने जो इम्प्लीमेंट की चीजों को उसका क्या रिजल्ट है, हम कहाँ हैं, हम क्या इम्प्रूवमेंट ला पा रहे हैं या नहीं ला पा रहे, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग। आप किसी भी चीज में ये करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके नंबर नहीं आ पाते ठीक से मान लो एग्जाम में, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं भाई मुझे 70 नंबर लाने हैं। अब आप इसको ऐसे समझ लो, मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूँ। तो आप देखते कि मेरे कम मार्क्स आते हैं, अब मैं देखूंगा कि भाई मेरा क्या गोल है, मुझे क्या, मैं कहूंगा कि नहीं मुझे तो 70 मार्क्स लाने हैं, ये मेरा गोल है। अब बेस्ट परफॉर्मेंस आप देखेंगे कि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा मार्क्स किसी सब्जेक्ट में आपने देखा कि भैया बेस्ट परफॉर्मेंस क्या है, बेस्ट परफॉर्मेंस तो 75 नंबर तक आ जाते हैं इस सब्जेक्ट में, कंसिस्टेंटली 75 नंबर आ रहे हैं लोगों के जो टॉप परफॉर्मर रह रहे हैं।
तो अब आप अपना क्या करेंगे, अब इसमें तो टीम है, चूंकि ये लंबे क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है, यहाँ टीम आपकी क्या रहेगी, आप खुद ही रहेंगे। आपके केस में मैं इसको जस्ट एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। फिर आप रिलीवेंट बेंचमार्किंग मेजर्स क्या रहेंगे कि भाई मैं ये इतने मार्क्स लाऊंगा तो मेरा तो इस केस में यही मेजर हो जाएगा। फिर आप कलेक्शन ऑफ डाटा और इंफॉर्मेशन क्या करेंगे कि भाई देखो जो ये जो लोग मतलब बेंचमार्क है, बेस्ट परफॉर्मेंस है, वो क्या पढ़ते हैं, ठीक है, वो कोचिंग कहाँ पे लेते हैं, ठीक है, वो कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो कितने घंटे पढ़ रहे हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, ठीक है, मान लो वो किस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। फिर इन चीजों को आप ये सारे जो 5 से 10 पैरामीटर आपने इनको एनालाइज करेंगे कि क्या किसका कितना इंपॉर्टेंस है, कोचिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, मुझे क्या वहीं कोचिंग ले जानी चाहिए, या मुझे स्टडी नोट्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, या कोई शॉर्टकट वाला मेथड ढूंढ लूं मैं, या फिर मुझे कुछ और भी इससे कुछ अच्छा हो सकता है। फिर इसको आप एनालाइज करेंगे। फिर आप फाइनली करेंगे कि हाँ मुझे, फॉर एग्जांपल मुझे स्टडी नोट पढ़ना चाहिए जैसे, ठीक है, ये आपने फाइंड किया। और दूसरा क्या है, मुझे अपने आवर्स बढ़ाने चाहिए, ठीक है, पढ़ने के। आपने दो चीज आइडेंटिफाई की। फिर आप इस पे देखेंगे, काम करेंगे और अपने आप को रिव्यू करेंगे। तो जस्ट एक मैंने छोटा सा एग्जांपल बताया आपको, आप भी इस तरह के एग्जांपल सोच सकते हैं। तो वेरियस प्रोसेस इन द बेंचमार्किंग, डिटेल अंडरस्टैंडिंग, स्टेज 1 पे आप प्लानिंग करते हैं जो कि आपकी यहाँ हो रही है। तो प्लानिंग में डिटर्मिनेशन ऑफ द बेंचमार्किंग गोल स्टेटमेंट, आपका गोल स्टेटमेंट क्या रहेगा। दिस रिक्वायर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया टू बी बेंचमार्क, मतलब ये प्रॉब्लम एरिया है, यहाँ पे आपको क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपका बेंचमार्किंग क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये आपका गोल है, ये एरिया है। और बेंचमार्किंग फॉर इंप्रूविंग द बॉटम लाइन, मतलब प्रॉफिट का, तो ये आपका क्या है, गोल स्टेटमेंट है। तो इसके लिए क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट इन द प्रोडक्ट एंड सर्विस, ये एक पैरामीटर्स है। प्रोसेस साइकिल टाइम का मतलब आपकी टाइम कितना लगता है प्रोसेस करने में, इनपुट से आउटपुट तक का। या अगर प्रोडक्ट साइकिल टाइम की बात करें कि जब कस्टमर आपको ऑर्डर देता है और जब आप उसको डिलीवर करते हैं, तो इसके बीच के टाइम को साइकिल टाइम कहते हैं। डिलीवरी की आपकी परफॉर्मेंस क्या है, आप शेड्यूल पे कितना डिलीवर कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो है सर्विसेज में डिलीवरी का बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जो आपकी फूड चेन्स हैं, ये सब जो हैं टाइमली डिलीवरी करते, नहीं तो उनको फ्री देना पड़ता है सामान, कुछ इस तरह की वो ऑफर करते हैं। रेस्पॉन्सिवनेस टू द कस्टमर की रिक्वायरमेंट, मतलब कस्टमर किस तरह की चीजें आपसे चाह रहा है, आप उसके प्रति कैसा काम कर रहे हैं, उसकी प्रॉब्लम को कितना क्विकली और कितना सेटिस्फैक्टरी सॉल्व कर दे रहे हैं। अडेप्टेबिलिटी ऑफ द सोशल नीड्स, मतलब सोसाइटी की क्या जरूरतें हैं, उनके प्रति आप कितने रेस्पॉन्सिव हैं। तो इसमें क्या था, कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात है, ठीक है। अब जैसे ये फाइनेंशियल पैरामीटर है, ये कौन सा पैरामीटर था, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर, नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर, ठीक है। अब ये मैं जो बात आपको बता रहा हूं, ये शायद किताब में आपको मिलेंगी नहीं मेरे हिसाब से, है। तो बेंचमार्किंग में अगर हम बॉटम लाइन के फाइनेंशियल, ये आपका फाइनेंशियल पैरामीटर, मैं एफपी लिख देता हूँ शॉर्ट में। तो जैसे आपकी ये सारे कॉस्ट के आइटम होंगे अगर आप देखो, जैसे वेस्ट एंड रिजेक्ट क्या है आपका, इन्वेंट्री लेवल क्या है आपका, WIP आपके ज्यादा तो नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है, सेल्स पर एम्प्लॉय। तो दीज आर द पैरामीटर ऑफ द फाइनेंशियल रिटर्न विच व्हाट एग्जैक्टली दे डू। अगर इन सबको मैनेज करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, बॉटम लाइन आपकी बढ़ेगी। ओके, तो ये आपने प्रॉब्लम, ये आपकी प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, द नेक्स्ट स्टेप इज सीकिंग द बेस्ट, टू अराइव द बेस्ट इज बोथ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि बेस्ट पे हमें किस लेवल पे जाना है, क्योंकि अगर आप, ये क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है, और बेस्ट, जितना आप बेस्ट प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे, इसमें कॉस्ट भी इन्वॉल्व होगी, एक्सपेंसिव हो जाएगा। So it is better to identify a company which has record performance success in a similar area। तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि अपने जो हमारी सिमिलर एरिया में जिसमें हम काम कर रहे हैं, उसकी जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, उसको हम मान ले बेस्ट परफॉर्मेंस। ज्यादा चक्कर में ना पड़ के व्हाट वी शुड डू,
कि जिस सेगमेंट में हम काम करते हैं उस सेगमेंट की जो बेस्ट परफॉर्मर और कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, कंसिस्टेंट कहाँ था वर्ड इसमें, रिकॉर्डेड परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली, तो उसको ढूंढ लें, तो वो एक बेस्ट प्रैक्टिस हो सकती है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेंचमार्किंग प्रोसेस इम्प्रूवमेंट टीम, तो इसके लिए आपको एक टीम बनानी पड़ेगी डेफिनेटली। दिस शुड इंक्लूड द पर्सन हु आर द मोस्ट नॉलेजेबल about the internal operation and will directly affected by the changes due to benchmarking. Defining the relevant benchmarking measures. Relevant measures will not be restricted to include the measure used by the firm today, but they will be reflected into measure that had compared the two performance differences. Developing the good measurement is the key or critical for the successful of the benchmarking. मतलब आपकी रिलेवेंट बेंच, अब आप ऐसी कोई अनसेंट बेंचमार्किंग नहीं देखेंगे, वही बेंचमार्किंग देखेंगे जो कि रिलेवेंट है, अचीवेबल है, ठीक है। अब आप मतलब एक एमएसएमई या बहुत छोटा उद्योग जो है वो अगर एक वर्ल्ड क्लास एमएनसी की प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहे तो शायद उसके लिए वो फिजिबल भी ना हो, ठीक है। स्टेज सेकंड में क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन, कंपाइल द इंफॉर्मेशन एंड डाटा ऑफ परफॉर्मेंस, जिसको मैपिंग प्रोसेस भी कहेंगे। सेलेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर, अगर कोई उसमें कॉन्ट्रैक्ट पार्टनर है तो वो देखना है। डेवलप ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अबाउट द प्रोसीजर टू बी फॉलोड एंड इफ नेसेसरी प्रिपेयर ए प्रोटोकॉल विद द पार्टनर। मतलब इसमें आप रियल में एक फॉर्मुलेशन कर रहे हैं कि जो आप डाटा कलेक्शन कैसा रहेगा आपका, किस तरह से डाटा करेंगे। प्रिपेयर क्वेश्चंस एंड एग्री टर्मिनोलॉजी परफॉर्मेंस मेजर टू बी यूज्ड। डिस्ट्रीब्यूट अ शेड्यूल ऑफ क्वेश्चन टू द ईच पार्टनर। अंडरटेक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डाटा कलेक्टेड बाय चूजिंग मेथड, जैसे इंटरव्यू हो सकता है, साइट विजिट हो सकती है, टेलीफोन है, आप जर्नल पढ़ सकते हैं, आप इंडस्ट्रीज की जो मैगजीन आती हैं उसमें बहुत सारा डाटा रहता है, मिनिस्ट्रीज की जो आपकी बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं, मार्केट एनालिसिस में बहुत सारा डाटा आता है। कलेक्ट द फाइंडर दैट एनेबल टू एनालिसिस। अब जो आपने पहला ही डाटा कलेक्ट कर लिया, फिर इसको एनालिसिस करेंगे। रिव्यू द फाइंडिंग एंड प्रोसीजर, टेबल्स, चार्ट, ग्राफ वगैरह के उस डाटा को एनालाइज करेंगे। तो डाटा एनालाइज करने के तरीके क्या हैं, आप बहुत सारे उसमें टेबल्स बना के कर सकते हैं, चार्ट्स बना के कर सकते हैं, ग्राफ बना के कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टैंडर्ड डेविएशन लगा सकते हैं और दूसरे जो मैथमेटिकल टूल्स हैं, स्टैटिस्टिकल टूल हैं, उनको लगा के कर सकते हैं। आइडेंटिफाई गैप्स, अब जो आपने ढूंढा, एनालिसिस किया आपने, जो उसमें हमारे से कितना गैप है उनके बीच, तो वो गैप को आपको फिल करना है। टू फाइंड द आइडेंटिफाई गैप इन परफॉर्मेंस बिटवीन आउटफॉर्म एंड द बेटर परफॉर्मर, ठीक है, जो बेटर परफॉर्मर है और उसमें कितना गैप है। सीक एक्सप्लेनेशन फॉर द गैप्स इन परफॉर्मेंस, अब इस गैप के कारण क्या है, गैप का कारण ढूंढना पड़ेगा, पॉलिसीज है, मैनेजमेंट है, ठीक है, या डाउनलाइन में है, वो सब ढूंढने पड़ेंगे। द परफॉर्मेंस गैप कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और टू ए जीरो। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव आप उससे अच्छे भी हो सकते हैं जिसको आप बेंचमार्क कर रहे हैं, निगेटिव मतलब आप उससे बुरे हो सकते हैं और आप एट पार भी हो सकते हैं। Ensure that the comparison are meaningful and credible, मतलब डेफिनेटली एक थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। कम्युनिकेट द फाइंडिंग टू द दोस हु आर अफेक्टेड, तो कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आपने एनालाइज किया तो रिकमेंडेशन करेंगे, जैसे मेकिंग रिकमेंडेशन, इम्प्लीमेंटिंग रिकमेंडेशन। तो रिकमेंडेशन को मतलब रिकमेंडेड करना और इम्प्लीमेंट करना। डिसाइडिंग द फिजिबिलिटी ऑफ मेकिंग द इम्प्रूवमेंट इन द लाइट ऑफ द कंडीशन दैट फर्म अप्लाई, मतलब क्या रिकमेंडेशन है, उसके लिए आप देखेंगे। इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान, अच्छा ये एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आप रिकमेंडेशन फिजिबल करेंगे। एग्रीमेंट ऑन द इम्प्रूवमेंट दैट आर लाइकली टू बी फिजिबल, तो सब में जो जिसको आप जहां आप इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करेगा उसके लिए सबसे पहले वो एग्री होना चाहिए, वो फिजिबल है कि नहीं है। जैसे हम कुछ इम्प्रूवमेंट के लिए दे दें और वो फिजिबल ना हो, तो पहले जो पार्टी अफेक्टेड है जो उसको इम्प्लीमेंट करेगी उसको हमें ब्रॉड कंसेंसस डेवलप करनी पड़ेगी। प्रोड्यूसिंग ए रिपोर्ट ऑन बेंचमार्किंग इन विच द रिकमेंडेशन आर इंक्लूडिंग, तो आप एक रिपोर्ट प्रोड्यूस करेंगे। ऑब्टेनिंग द सपोर्ट ऑफ द ओनर एंड मैनेजमेंट, डेफिनेटली इट इज नीडेड, विदाउट मैनेजमेंट सपोर्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। डेवलपिंग द एक्शन प्लान फॉर इम्प्लीमेंटेशन, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन की क्या रिकमेंडेशन है, इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान
मॉनिटर परफॉर्मेंस, रिवॉर्ड एंड कम्युनिकेशन फॉर द सक्सेस, इसमें रिवॉर्ड रिपोर्ट से, और कीप द ऑनर मैनेजमेंट इन्फॉर्म इन प्रोसेस। तो मैनेजमेंट को आपको ये आपका स्टेज में ये सारे पार्ट इन्वॉल्व हो जाएंगे। है बेसिकली वही चीज, अगर आपकी ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग बन गई है तो आप फिर ये अपनी भाषा में इसको लिख सकते हैं। मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग, तो सबसे पहले जो आपने ये सब किया, इसको इम्प्लीमेंट किया, फिर आप इवेल्युएटिंग द बेंचमार्किंग प्रोसेस अंडरटेकन एंड रिजल्ट द इम्प्रूवमेंट गोल अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव एंड सक्सेस आपकी क्या है, इफेक्टिवनेस क्या है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंटेशन करेंगे क्या आपने लर्न किया, और इसको फिर रिकंसीडर करेंगे कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के लिए, राइट। तो ये आपका इस तरह से बेंचमार्किंग का आपका हो जाता है। प्रीरिक्विजिट क्या है, डेफिनेटली कमिटमेंट होना चाहिए मैनेजमेंट का, ठीक है, सपोर्ट होनी चाहिए, क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लैरिटी इन ऑब्जेक्टिव should be very clear, मतलब benchmarking should be very in fact define and confine, and it should be communicated to the all channel member, all stakeholders, right। तो फर्म की परफॉर्मेंस में ऑब्जेक्टिव में क्लैरिटी होना चाहिए, अप्रोप्रिएट स्कोप होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है आपकी जो करंट रिसोर्सेज हैं क्या उसके हिसाब से ही आप अपने स्कोप को बनाएंगे, क्या एक्सपीरियंस लेवल है, कितनी आप कॉस्ट इन्वॉल्व कर सकते हैं, आपका ऑपरेशन का लेवल क्या है, इन चीजों को देख के अप्रोप्रिएट स्कोप करना पड़ेगा। रिसोर्सेज होने चाहिए, सफिशिएंट रिसोर्स अवेलेबल होना चाहिए जिससे आप अपने को टाइम पे कर सकें। स्किल होनी चाहिए, जो आप टीम करेंगे वो अप्रोप्रिएट स्किल होनी चाहिए उसके अंदर, और कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए। कम्युनिकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑल बिजनेस प्रोसेस डिसीजन। तो इन डिसीजन मेकिंग कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, and without proper communication there is always a failure. Stockholder and also staff their representativeness to be informed, और कम्युनिकेशन क्या करता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जनरेट करता है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे आपको इंस्टीट्यूट टाइमली इंफॉर्मेशन देता है तो आपको अच्छा लगता होगा, है। अच्छा, डिफिकल्टीज क्या हैं, डिफिकल्टीज हम पढ़ लेते हैं बेंचमार्किंग में। एक तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है, और एनर्जी कंज्यूमिंग में है, इसकी कॉस्ट भी होती है। तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड टाइम डिफिकल्ट। इसमें रिक्वायरमेंट स्टाफ भी होता है, आपके रिसोर्स भी कमिट करने पड़ते हैं आपको, टाइम भी वेस्ट होता है। कई बार नॉन क्रिटिकल फंक्शन में भी आप अगर उलझ जाए तो आपकी बेंचमार्किंग कोई अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। लेक ऑफ द मैनेजमेंट सपोर्ट, बिकॉज मैनेजमेंट कई बार सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट कर नहीं पाता इसमें, और मैनेजमेंट से थोड़ा कमिटमेंट की कमी रहती है। तो ये एक इश्यू रहता है। रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉय, ये शायद मैंने बताया था ना कंप्यूटर वाला एग्जांपल आपको। तो इट इज लाइकली दैट देयर एम्प्लॉय रेजिस्टेंस फ्रॉम द एम्प्लॉइज, रेजिस्टेंस हो सकती है एम्प्लॉइज की। पेपर गोल्स हो सकते हैं। पेपर गोल्स का क्या मतलब है, तो कंपनी क्या है, प्री ऑक्युपाइड हो जाती है। पेपर गोल्स का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है उस चीज को पेपर्स पे ले, मतलब अनबायस्ड नहीं हो पाता, ये अनबायस्ड मेजरमेंट नहीं हो पाता बेंचमार्किंग का। द गोल बिकम नॉट टू इम्प्रूव प्रोसेस बट टू मैच द बेस्ट प्रैक्टिसेस एट एनी कॉस्ट। तो जैसे कि भाई बेंचमार्किंग को करते हैं परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो ये ऐसा नहीं कि आप किसी भी हद तक चले जाओ, देयर शुड बी ए रेशनल रीजनेबल। तो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। और एक कॉपी पेस्ट एटीट्यूड होता है। कॉपी पेस्ट एटीट्यूड क्या है कि जो जैसा जो प्रैक्टिस कर रहा है सीधे आप अपने यहाँ अप्लाई कर दो। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, कॉपी पेस्ट एटीट्यूड नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हमारे हिसाब से, हमारे रिसोर्सेज के हिसाब से, हमारी सरकमस्टांसेस के हिसाब से हम उसको कैसे बेस्ट अडॉप्ट कर सकते हैं वो करना होता है। द की एलिमेंट ऑफ बेंचमार्किंग द अडॉप्शन ऑफ ए बेस्ट प्रैक्टिस टू टेलर इट। मतलब बेस्ट प्रैक्टिस को अपने हिसाब से, अपने अपने कंडीशन में उसको सेट करना है, ठीक है। हमारी नीड्स क्या हैं, उनके कल्चर के हिसाब से इन बेस्ट प्रैक्टिस को लगाना। तो ये कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। विदाउट दैट स्टेप ए कंपनी मेयरली अडॉप्ट अनदर कंपनी के प्रोसेस को डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व कर देगी तो बेंचमार्किंग लीडिंग टू द फेलियर, ठीक है। तो बेंचमार्किंग आपका बेकार हो जाएगा। आई बिलीव आई एबल टू एक्सप्लेन द थिंग, और आपका ये स्टडी नोट पूरा हो जाता है। स्टडी नोट नंबर 5 पे चलेंगे, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।